Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का क्या मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में माइनर पेपर उनका हिंदी है, जिसका एग्ज़ाम जो है यानी आज संडे है, कल मंडे यानी 16 जून को होने वाला है। पेपर का नाम क्या है आप लोगों का? तो संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र, ये आपके पेपर का नाम है। आज देखिए हमने ये तीसरे मॉडल पेपर में पूरा आप लोगों का होल सिलेबस जो है कंप्लीट कर दिया। ये मॉडल पेपर कौन है? ये आप लोगों का मॉडल पेपर जो है आप लोगों का 3 है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके पहले अगर आप लोगों ने मेरी क्लास नहीं देखी है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 या मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट के जरिए जो है आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ से मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 जो है ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपकी ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि 10 बजे तक क्लास दे देंगे, लेकिन घर पर क्या है, घर के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो है वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसकी वजह से विलम्ब हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी भी क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, लेकिन आप लोगों को क्लास देने का वादा मैंने किया था, तो हार्डली जो है आप लोगों को 2 से 2 बजे तक ये क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है स्टूडेंट, कि भाषा और अस्मिता में क्या संबंध है। अस्मिता का मतलब होता है पहचान, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। भाषा, तो उत्तर देखिए क्या है, भाषा और अस्मिता यानी आइडेंटिटी के बीच गहरा संबंध है। भाषा अस्मिता का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जो न केवल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, बल्कि यह ठीक है, यह किसी व्यक्ति या समुदाय की पहचान को परिभाषित भी करता है। तो देखिए भाषा और जो आइडेंटिटी या पहचान जो है, उन दोनों में क्या होता है, गहरा संबंध होता है। देखिए भाषा के बिना जो है आपकी पहचान भी तो अधूरी है, तो इसलिए भाषा को क्या है, पहचान का या अस्मिता का जो होता है महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। भाषा से जो है क्या करते हैं, हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों का जो है साझा करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, भाषा जो है अस्मिता का निर्माण करती है, यानी जो है भाषा क्या है, आपका अस्मिता का निर्माण करती है, यानी आइडेंटिटी बनाती है। तो देखिए भाषा व्यक्ति और समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को दर्शाती है। यह किसी व्यक्ति की पहचान, उसके मूल्य, विश्वासों और दृष्टिकोण को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो भाषा होता है, भाषा जो होता है, आप जानते हैं कि भाषा जो है हर जगह बोला जाता है, ठीक है। हर व्यक्ति जो है अपने विचारों को, अपनी सामाजिक स्थिति को, अपने सांस्कृतिक और अपने ऐतिहासिक जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी व्यक्ति के जो है मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, उन सभी को जो है वो किस में दर्शाता है, तो भाषा के रूप में जो है दर्शाता है, ठीक है। अब आइए देखिए, बात करते हैं हम, अस्मिता और भाषा को प्रभावित करती है, ठीक है। जो आइडेंटिटी होती है, पहचान जो होती है, वो भाषा को क्या करती है, प्रभावित करती है। देखिए व्यक्ति की अस्मिता यानी पहचान उसकी भाषा के उपयोग और अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। लोग अपनी भाषा में अपनी पहचान को व्यक्त करते हैं और अपनी भाषा के माध्यम से अपने समुदाय से जुड़ते हैं। तो देखिए हर समुदाय की जो है भाषा होती है, और लोग क्या भाषा के जरिए ही जो है अपने जो है समुदाय से जुड़ते, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो भाषा ही क्या है, भाषा वह माध्यम होता है जिससे क्या करते हैं, हम अपने विचारों का जो है आदान प्रदान करते हैं। अब आइए देखिए दूसरी हेडिंग क्या है हमारी, तो दूसरी हेडिंग है आपका भाषा और अस्मिता में संबंध जो है गतिशील गति। तो जो भाषा होती है और अस्मिता का जो संबंध होता है, वो क्या है, गतिशीलता के आधार पर आधारित होता है। भाषा जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भाषा और अस्मिता का संबंध स्थिर नहीं है, यहाँ पर स्थिर होगा, ठीक है, स्थित नहीं। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, र बना लीजिएगा, ठीक है, स्थिर नहीं है। यह समय और सामाजिक संबंधों, यह समय नहीं, यह समाज होगा यहाँ पर, यह समाज और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलता रहता है। जैसे एक व्यक्ति जो एक विशेष भाषा बोलता है, वह किसी अन्य भाषा को सीखने या उपयोग करने के माध्यम से अपनी पहचान बदल सकता है। जैसे मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी के साथ साथ अगर हम इंग्लिश भी सीख लें, तो क्या होगा, हमारा जो अलग पहचान हो जाएगा ना, कि जैसे वो इंग्लिश वाली मैम बोलते हैं ना, इंग्लिश वाली मैम, संस्कृत वाली मैम, तो क्या हुआ, जैसे जैसे भाषा का जो ज्ञान होता जाता है, उस तरह से क्या होता है, लोगों की पहचान भी जो है बनती चली जाती है, ठीक है। अब आइए देखिए
फिर क्या है आपका, भाषा अस्मिता का एक आधारभूत तत्व होता है। भाषा जो होता है वो पहचान का क्या है, अस्मिता मतलब पहचान, ठीक है। अब जहाँ अस्मिता आएगा मैं वहाँ पे जो है पहचान बोलूँगी। तो भाषा जो है पहचान का एक आधारभूत तत्व है। साझी संस्कृति, धर्म और स्मृतियाँ भी उसके सहारे जो है पहचान निर्माण में, संवर्धन और संवहन में समर्थ होती हैं। भाषा की लचीली और अचूक संप्रेषण क्षमता पहचान परक, ठीक है, पहचान परक गतिविधियों के लिए उसे बेजोड़ माध्यम बना देती है। अस्मिता शोषण या पहचान शोषण के विरुद्ध जो संघर्ष के सहारे विकसित होती हैं वह भी भाषा के सहारे खड़ा होती हैं। भारत में एक भाषा आधारित अस्मिताएं भी हैं और बहुभाषित अस्मिताएं भी, यानी एक भाषा से भी भारत में जो है पहचान आप बना सकते हैं और बहुभाषा से भी आप अपनी पहचान जो है बना सकते हैं। प्रायः बहुभाषित अस्मिता यानी पहचान एक बृहद अस्मिता होती है जिसके भीतर की अस्मिताओं में सहचर्य के साथ ही संघर्ष की स्थितियां भी निर्मित होने की संभावना होती है। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जो बहुभाषी होती हैं, ठीक है, यानी अब एक से अधिक भाषा जिनकी पहचान होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है मतलब संघर्ष वाली स्थितियाँ होने की जो ज़्यादा संभावना होती है। और किसी भाषा की अस्मिता का तत्व बना उसका व्याकरणिक ढांचे या साहित्य श्रेष्ठ के बजाय संप्रेषणीयता पर अधिक निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर कि जो भाषा का जो पहचान होता है वो क्या है, आपके व्याकरण के जो है ढांचे पर रहता है या साहित्य के जो है श्रेष्ठ पर जो आधारित होता है, ठीक है। अब आइए देखिए भाषा या जेंडर क्या है, ठीक है, भाषा और जेंडर क्या है। तो देखिए भाषा और लिंग एक दूसरे, जेंडर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो भाषा और लिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि भाषा का उपयोग लिंग पहचान और सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है और मजबूत करता है। भाषा और लिंग का अध्ययन यह देखा गया भाषा और लिंग के अध्ययन में, ठीक है, यहाँ पर बना के अध्ययन में यह देखा है कि पुरुष और महिला भाषा का अलग अलग तरीके से प्रयोग कैसे करते हैं और यह कि भाषा सामाजिक संदर्भ में लिंग कैसे व्यक्त करती हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका, भाषा अधिग्रहण में लिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे पता चलता है कि छोटे बच्चे अपनी मूल भाषा को कैसे अपनाते और सीखते हैं। अधिकांश समाजों में बच्चे अपना अधिकांश समय जो है महिला देखभालकर्ताओं के साथ जो है बिताते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वह जो है अधिग्रहण सबसे अधिक जो है प्रारंभिक रूप से महिला से ही सीखते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भाषा है और जो है कि मतलब यहाँ पे लिंग और भाषा में ये संबंध है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे छोटे बच्चों का जो भाषा का डेवलपमेंट होता है वो क्या ज़्यादातर महिला के संपर्क में होता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश समय जो होता है वो अपनी माता के साथ या जो भी महिला संरक्षक होती है उनके साथ बिताता है, इसलिए जो उसके भाषा का जो डेवलपमेंट होगा बच्चे का या वो भाषा जो अर्जित करेगा या ग्रहण करेगा वो क्या है, महिला के संपर्क में ज़्यादा रहने से वहाँ पर वह सीखता है, ठीक है। अब आइए देखिए आगे बात करते हैं भाषा और लिंग का संबंध क्या है। तो भाषा और लिंग का संबंध यहाँ पे क्या है, भाषा और लिंग का अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि हम जो भाषा बोलते हैं और हमारा लिंग कैसे एक दूसरे से संबंधित है। भाषा का उपयोग लिंग अंतर जल्दी दिखाई देता है। लड़कियां दूसरों के साथ भावनात्मक संबंधों के संदर्भ में भाषा का उपयोग करने की अधिक संभावना रखती है, जबकि लड़के जो है वस्तु और घटनाओं का वर्णन करने के लिए भाषा का जो है अधिक संभावना बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लड़कियां होती हैं वो क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का जो है प्रयोग करती हैं, और वहीं पे क्या है लड़के जो होते हैं वो किसी भी घटना से, ठीक है, कोई वस्तु का जो है वर्णन करने के लिए जो है भाषा का प्रयोग करते हैं। लिंग के अनुसार भी क्या होता है, भाषा जो है बदलता रहता है। जैसे लिंग के आधार पर जो भाषा होती है, जैसे स्त्रीलिंग लिंग जो कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है आपका, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। हिंदी व्याकरण में लिंग कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और पुल्लिंग यानी पुरुष के द्वारा बोले जाने वाली भाषा में जो है पुरुष का बोध होता है, उसको हम जो है पुल्लिंग कहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग का उदाहरण आप क्या समझते हैं, जैसे गीता, रीता, मतलब खाती, पीती, सोती, जागती, ये सब क्या सब आपका स्त्रीलिंग वर्ड है। और वहीं पर क्या खाता, पीता, सोता, जागता, राम, श्याम,
ठीक है, ये सब क्या है, सब आपका पुल्लिंग का है। ठीक है, अब आइए देखिए बात करते हैं लिंग का प्रभाव, लिंग का भाषा पर प्रभाव। तो लिंग का भाषा पर प्रभाव क्या है, तो यह देखा गया है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरह से भाषा का उपयोग करते हैं। कुछ अभ्यासों में पता चलता है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग शब्दों, वाक्यों के प्रकार और लहजे का भी जो है उपयोग करते थे। जैसे देखिए, अब मान लीजिए मुझे बोलना है कि जैसे महेश बाजार जा रहा है, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि महेश बाजार जा रही है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। महेश क्या एक लड़का है, यानी पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो वो बाजार क्या है, जा रहा है, जा रही है नहीं होगा, वहाँ पर क्या गीता बाजार जा रही है बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या, भाषा का लिंग पर प्रभाव। तो भाषा जो है सामाजिक मानदंडों को दर्शाती है और लिंग के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण को मजबूत कर सकती है। जैसे पुरुष और महिला के लिए विशेषणों का उपयोग लिंग आधार पर किया जाता है, जो लिंग के प्रति पूर्वाग्रह को जो है जन्म देता है। तो ठीक है, तो यहाँ भाषा पर हमने भी बताया, जैसे जाता है, जाती है, कहाँ जहाँ लड़का रहेगा वहाँ पे क्या होगा, हम जाता शब्द का, और जहाँ लड़की है वहाँ पे क्या करेंगे, जाति शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखिए समाज में जेंडर क्या है। ठीक है, जेंडर मतलब लिंग, समाज में जेंडर क्या है या लिंग क्या है। तो समाज में जेंडर या लिंग एक जटिल अवधारणा है जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं और व्यवहार एवं अभिवृत्तियों और पहचानों को संदर्भित करती है। यह न केवल जैविक लिंग मतलब कि स्त्री और पुरुष से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह भी शामिल है कि समाज इन लिंगों के साथ कैसे व्यवहार करता है और उनसे क्या अपेक्षा करता है। ठीक है, तो समाज में जेंडर से हम क्या समझते हैं, तो समाज में जैसे हम जानते हैं कि दो जेंडर होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। स्त्री और पुरुष जो कि क्या है, जैविक लिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका क्या है, ये जो है समाज का जो है निर्माण, एक तरह से निर्धारक जो है तत्व होते हैं। फिर क्या है आपका, देखिए अगली हेडिंग क्या है, सामाजिक निर्माण। लिंग को एक सामाजिक निर्माण माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह जैविक रूप से निर्धारित होने के बजाय सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समाज द्वारा बनाया तथा सिखाया जाता है। जेंडर की भूमिकाएं क्या होती है, समाज में लिंग भूमिकाएं निर्धारित करती हैं। यह भूमिकाएं अक्सर रूढ़िवादी होती हैं और इनकी संस्कृति, यहाँ पर संस्कृति बना लीजिएगा। ठीक है, संस्कृति के रूप से भी क्या होती है, ये भिन्न हो सकती हैं। फिर क्या, जेंडर अभिव्यक्ति में क्या हो जाएगा कि जेंडर अभिव्यक्ति वह तरीका है जिस व्यक्ति अपने लिंग जिसे व्यक्ति अपने लिंग को बाहरी रूप से प्रदर्शित करता है, जैसे कपड़े, बाल और व्यवहार। तो हम क्या बाहर से पहचान जाते हैं ना, लड़कों का पहनावे से जान जाते हैं कि वो लड़का है, लड़कों का हेयर स्टाइल से जान जाते हैं कि वो लड़का के बोलने के तौर तरीके से हम जान जाते हैं। लेकिन अब क्या है, अब वर्तमान समय में क्या, छोटे बाल क्या है लड़कियां भी रखती हैं। ठीक है, कपड़े जो है शर्ट पैंट ये क्या लड़कियां भी पहनती हैं। तो अब क्या, बाहरी सामने से देखने पर जो है, मतलब हम दूर से अंतर नहीं कर सकते, लेकिन पास जाकर अंतर कर सकते हैं। फिर क्या, जेंडर पहचान एक व्यक्ति को अपने लिंग की व्यक्तिगत भावना है जो जैविक लिंग से भी अलग हो सकती है। तो जेंडर पहचान क्या है, तो यह अपना क्या पर्सनल भावना होती है। ठीक है, अब आइए देखिए जेंडर असमानता क्या होती है। समाज में लिंग असमानता तब होती है जब पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता और एक लिंग को दूसरे लिंग से क्या श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे लिंग असमानता क्या है, तो याद रखिएगा कि लिंग असमानता जो होती है वो क्या है, समाज में जो होता है एक पुरुष और महिला को जो है जो अधिकार जितने भी दिए जाते हैं अधिकार, उसमें क्या होनी चाहिए, समानता होती। अगर उसमें समानता नहीं है तो वहीं पे क्या होगा, ये असमान होगा। तो उसी को हम जो है लिंग असमानता कहेंगे। अब आइए देखिए बात करते हैं आगे कि व्याकरण में जेंडर से क्या तात्पर्य है। ठीक है, व्याकरण में जेंडर क्या होते हैं, तो याद रखिए कि हिंदी व्याकरण में लिंग शब्द का अर्थ संज्ञा के उस, यहाँ पर उस होगा, उस रूप से है जो यह निर्धारित करता है कि कोई शब्द पुरुष जाति यानी पुल्लिंग का है या स्त्री जाति यानी स्त्रीलिंग का। दूसरे शब्दों में यह संज्ञा किसी संज्ञा शब्द का पुरुष या महिला होने की पहचान को ही हम क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। तो देखिए हिंदी व्याकरण में क्या है, लिंग शब्द का अर्थ क्या है, संज्ञा के उस रूप से है जो कि यह निर्धारित करता है कि कोई शब्द जिसे पुरुष के लिए यूज किया गया या स्त्री
के लिए यूज किया गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो है व्याकरण में जेंडर का बोलते हैं। जो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। तो अब लिंग की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, तो देखिए लिंग की परिभाषा क्या है। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, निशान या पहचान। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह, निशान या पहचान। हिंदी व्याकरण में किसी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति की पहचान का बोध होता है, उसे ही लिंग या जेंडर कहते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में किसी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति की पहचान का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग या जेंडर कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इसको भी लिख सकते हैं कि जब कोई शब्द जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, यहाँ पर वस्तु कामा व्यक्ति कामा स्थान कामा जीव जंतु या तथा संसार में उपस्थित सभी जीव और निर्जीव, सभी सजीव और निर्जीव पदार्थ के स्त्री या पुरुष या नपुंसक होने का बोध कराते, उसे भी हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषा क्या है, आप लिंग का याद कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरे शब्दों में संज्ञा शब्द के जिस रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के स्त्री या पुरुष, नर मादा होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए 3 परिभाषा हम आप लोग को देती है स्टूडेंट, जो भी आप लोगों को आसान लगे आप उसको जो है याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आइए देखिए स्त्रीलिंग क्या है। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा कि हिंदी भाषा में जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे उसका, मेरी, उस लड़की, नानी, सीता, रानी, नारी इत्यादि। ये सब क्या, सब आपकी स्त्रीलिंग का उदाहरण है। अब देखिए पुल्लिंग क्या है। पुल्लिंग में देखिए यहाँ पर क्या, हिंदी भाषा के जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे हीरा, सोना, दूध, मोहन, सोहन, घोड़ा, कुत्ता और क्या है, परिवार, विद्यालय, ये सब क्या, सब आपका जो पुल्लिंग वर्ड है। अब आइए देखिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भाषा और क्षेत्र क्या है। देखिए स्टूडेंट, कल जीभ में थोड़ा सा चोट लग गया तो थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रहा है, तो कहीं थोड़ा कम बेसी हुआ तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, खाना खाते समय क्या हुआ, जीभ जैसे दांत से दब गया है तो बहुत ज़्यादा जो है पेन हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, शब्दों को स्पष्ट नहीं कर पा रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, भाषा व साधन। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यह मौखिक, लिखित और सांकेतिक हो सकता है। किसी क्षेत्र क्या है, अब देखिए भाषा के, अब क्षेत्र देखिए, क्षेत्र किसी भौगोलिक या सामाजिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ एक विशेष भाषा या बोली का उपयोग किया जाता है। भाषा और क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग आमतौर पर उस क्षेत्र की भाषा का जो है उपयोग करते हैं। अब आइए देखिए भाषा क्या होता है। तो भाषा को हम एक जगह जिसे समरप करिए कि भाषा एक प्रणाली है जिसका उपयोग विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह मौखिक, लिखित और सांकेतिक हो सकती है। यह सामाजिक संपर्क का महत्वपूर्ण साधन है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण होता है। ठीक है, तो ये भाषा से संबंधित, अगर आपको टिप्पणी आ जाए कि भाषा पर टिप्पणी लिखिए तो बस आप यही 4 पॉइंट लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अब आइए देखिए क्षेत्र क्या होता है। तो क्षेत्र वाले में देखते हैं कि क्षेत्र एक भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्र है। यह एक देश, राज्य, प्रांत और समुदाय हो सकता है। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग आमतौर पर एक ही भाषा, बोली का उपयोग करते हैं। भाषा और क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग आमतौर पर उस क्षेत्र की भाषा का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यह आपका क्षेत्र से संबंधित हो गया। अब आइए देखिए, इसको एक जगह थोड़ा समृद्ध कर दिया कि जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे हिंदी भारत की एक भाषा है और यह भारत के कई राज्यों में बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका हिंदी जो है, हिंदी का वर्चस्व है, यहाँ पर जो है हिंदी जो है बोला जाता है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भाषा और वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए भाषा क्या है, तो बार बार देखिए भाषा आ रहा है स्टूडेंट, तो आपको एकदम परिभाषा याद हो जाएगा। भाषा जो है
भाषा वह प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, ठीक है, लिख कर या संकेत के माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जबकि वर्ग क्या है, सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है जो सामाजिक, आर्थिक स्थिति, आय, शिक्षा और व्यवसाय जैसे कारकों पर जो है आधारित होता है। ठीक है, अब आइए देखिए वर्ग और भाषा में क्या संबंध होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए भाषा और वर्ग के बीच एक जटिल संबंध है। भाषा का उपयोग सामाजिक वर्गों के बीच अंतर करने और सामाजिक पहचान व्यक्त करने का एक जो है तरीका हो सकता है। कुछ अध्ययनों में पता चला है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग भाषा के विभिन्न रूपों का उपयोग करते हैं और यह उनके सामाजिक वर्ग को जो है क्या करता है, पहचान को जो है दर्शाता है। तो भाषा के जरिए ही क्या करते हैं, जैसे कन्नड़ लोग जैसे बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तो तमिल जो होती है, कन्नड़ जो होती है, तो हम बोलते हैं ना कि नहीं ये क्या है, दक्षिण भारतीय लैंग्वेज है। फिर क्या है, कन्नड़ जैसे ज़्यादातर जैसे आदिवासी लोग, तो हम क्या करते हैं, आदिवासी वर्ग को जैसे दर्शाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, फिर क्या है आपका एक ही भाषा, ठीक है, एक ही समाज होगा। ठीक है, एक ही समाज में रहने पर भी विभिन्न वर्गों की भाषाओं में आसानी से अंतर देख सकते हैं। देखिए एक ही समाज में मतलब सभी वर्ग के लोग रह रहे हैं, उच्च वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, तो सभी के भाषाओं में क्या है, हम अंतर देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग की भाषा उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। जो प्रत्येक वर्ग यानी जैसे उच्च वर्ग के लोग जो होंगे उनके भाषा में बहुत ज़्यादा शालीनता होगी, सभ्यता होगी। ठीक है, निम्न वर्ग के लोगों की अपेक्षा। परंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ग की भाषा कुछ इस प्रकार हो कि उन्हें विभिन्न अवस्थाओं में रहने के बावजूद भी वह क्या बोधगम्य हो, यानी उनकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे को कि हम क्या करें, समझ सके, हमारी समझ में आ सके कि वो क्या कह रहा है या वह क्या कहना चाहता है या क्या चीज़ कोई वह मांग कर रहा है। इस प्रकार एक समाज में कई भाषा को होने नहीं होगा, होने, ठीक है, होने के बावजूद संप्रेषण के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि बोधगम्यता इन वर्गों का मुख्य आधार है। ठीक है, तो यानी भाषा जो होना चाहिए वो क्या बोधगम्य होना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिसको क्या है आसानी से समझा जा सके। अब आइए देखिए सामाजिक वर्ग और भाषा का उपयोग। तो अब देखिए सामाजिक वर्ग में क्या होता है, तो विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग अलग अलग प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। उच्च वर्ग के लोग अक्सर मानकीकृत भाषा का उपयोग करते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोग अक्सर जो है क्षेत्रीय बोलियां बोलते हैं। ठीक है, तो जो उच्च वर्ग के लोग जो होंगे उनकी भाषा जो होगी मानकीकृत होगी। ठीक है, यानी अर्थपूर्ण, अर्थ से संबंधित होगी। और जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं तो वो वहाँ पर जो भी भाषा बोला जाएगा, जो क्षेत्र में जो विद्यमान भाषा होगी वो उसका प्रयोग करेंगे। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वर्ग किसे कहते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि हिंदी व्याकरण में वर्ग का अर्थ जो होता है वर्णों का समूह या व्यंजन वर्णों का समूह है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। इन वर्गों को क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आदि कहा जाता है। तो अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ य लिख लेंगे, यहाँ पर य छूट गया है, य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। तो ये क्या है आपका जो है ये आपका क्या है वर्ग है। ठीक है, वर्ग है। तो ये आप टिप्पणी में कर सकते। अब आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है, बहुभाषिता पर टिप्पणी लिखिए। बहुभाषिता का अर्थ है कि एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करने की क्षमता। यह एक व्यक्ति, समूह या समाज में एक से अधिक भाषाओं के उपयोग की स्थिति को संदर्भित करता है। यह एक ऐसी घटना है जो ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से होती है। बहुभाषिता संचार में सुधार, अंतर सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने और संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है। ठीक है, अब आइए देखिए बहुभाषिता का महत्व क्या होता है। तो बहुभाषिता का महत्व देखिए
संवेदनात्मक कौशल में विकास। बहुभाषित व्यक्ति विभिन्न प्रकार के लोगों से अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं, जिससे बेहतर समझा और सहयोग मिलता है। ठीक है। सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना। विभिन्न भाषाओं को जानने से भी विभिन्न संस्कृतियों के बारे में गहरी समझ और प्रशंसा जो है विकसित होती है। तीसरा क्या है आपका संज्ञानात्मक लाभ। संज्ञानात्मक लाभ में क्या हो जाएगा कि बहुभाषिता मस्तिष्क को सक्रिय रखती है। ठीक है। बहुभाषिता जो क्या आती है वो मस्तिष्क को सक्रिय रखती है और एकाग्रता, समस्या समाधान और निर्णय लेने में सुधार कर सकती है। ठीक है। फिर क्या सांस्कृतिक समृद्धि। तो बहुभाषिता एक समाज की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को भी समृद्ध बनाती है या समृद्ध करती है। ठीक है। तो ये आपका जो है बहुभाषिता से संबंधित था स्टूडेंट, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि टीवी पटकथा लेखन क्या है। तो देखिए टीवी पटकथा लेखन का अर्थ है टेलीविज़न के लिए कहानी लिखना। टीवी पटकथा लेखन का क्या अर्थ होता है, तो टेलीविज़न के लिए कहानी लिखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कहानी को जो है दृश्य, संवादों और अन्य विवरणों के साथ इस तरह लिखा जाता है कि इसे टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाया जा सके। टेलीविज़न पटकथा का उद्देश्य कहानी को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना है ताकि दर्शक उसे टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है देख सके। ठीक है। तो ये आप इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, भाषा किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो देखिए भाषा एक संरचित प्रणाली है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर व्यक्त करते हैं। यह एक सामाजिक संपत्ति है जो दूसरों के साथ संवाद करने और एक दूसरे को समझने की अनुमति देता है। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा जो है वो कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पटकथा लेखन में रोजगार। ठीक है। रोजगार के क्या अवसर हैं, तो आपको क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला नहीं, पहला पॉइंट है फ्रीलांस पटकथा। देखिए टंगे में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप अपनी पटकथाएं लिख सकते हैं और उन्हें फिल्म निर्माताओं, प्रोडक्शन कंपनियों या टेलीविज़न चैनलों को जो है आप बेच सकते हैं। ठीक है। टेलीविज़न लेखक जो है टेलीविज़न शो, धारावाहिकों और रियलिटी शो के लिए पटकथाएं लिखने के अवसर भी आप क्या है उपलब्ध है, अवसर भी आपको क्या है उपलब्ध होता है। अगला क्या है, गेमिंग लेखक। गेमिंग लेखक में क्या हो जाएगा, वीडियो गेम और अन्य इंटरेक्टिव मनोरंजन के लिए पटकथाएं और कहानी आप जो है लिख सकते हैं। ऑनलाइन सामग्री लेखन में क्या हो जाएगा, विभिन्न प्लेटफॉर्मों के लिए लघु फिल्मों, वेब श्रृंखलाओं और ऑनलाइन सामग्री के लिए भी आप क्या है पटकथाएं जो है लिख कर जो है बेच सकते। तो इतने सारे चीज़ें जो है आपको क्या है पटकथा लेखन से जो है रोजगार के अवसर में मिलते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा जो है आप लोग लाइक भी करिए स्टूडेंट। ठीक है। और साथ में क्या है आप लोग शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है मैटर नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट, बच्चे परेशान हैं। तो आपका जो है एक शेयरिंग जो है उनका जो है भविष्य बना सकता है स्टूडेंट। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए स्टूडेंट। ठीक है। शेयर करने में आप लोग कंजूसी मत करिए ताकि ये कंटेंट जो है वो हर बच्चे तक पहुँचे। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है स्टूडेंट कि आप लोगों को सही कंटेंट सही दिशा में मिले और आप लोग जैसे अच्छे नंबर से पास हो, किसी भी बच्चे का कोई बैक ना लगे स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप मुझे भी सपोर्ट करिए, मेरे साथ साथ जो है उन बच्चों को भी आप लोग सपोर्ट करिए जिन बच्चों को जैसे चैनल के बारे में नहीं पता है और वो मतलब इधर उधर जो है कंटेंट खोजने के लिए भटक रहे हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करिए स्टूडेंट। ठीक है। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास यानी आप लोगों का जब 5वां सेमेस्टर होगा तो जो बच्चे हमारे गृह विज्ञान से जो है मतलब आगे की पढ़ाई करेंगे तो उनको जो है हम पूरा मैटर जो है इस चैनल पर दे देंगे स्टूडेंट। ठीक है। आप तो मान लीजिए आप लोग का तो माइनर ये लास्ट है, इसके बाद 5वें सेमेस्टर में तो माइनर आप लोग को पढ़ना नहीं है। तो जो है गृह विज्ञान अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो इसके कंटेंट और साथ ही साथ आप लोगों को समाजशास्त्र का भी हम कंटेंट देंगे। ठीक है। समाजशास्त्र का जो है आपको
ये दोनों जो है 5वां सेमेस्टर 6ठा सेमेस्टर ये आप लोगों को मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को जो है को करिकुलर की भी क्लास जो है इस चैनल पर मिलेगी स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।